नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के सीडीपी के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सोल्व करेंगे। सीटेट के पेपर्स हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी बाकी जो टेट वगैरह होते हैं, किसी भी स्टेट का टेट हो चाहे दोबारा से आपका सी टेट हो, सभी में आपके सी टेट के क्वेश्चंस एज इट इज़ हेल्प करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिलते हैं। यहाँ तक कि ऑप्शन भी सेम होता है। तो अगर आप सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करें क्योंकि एज इट इज़ आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यानी आरटीई 2009 के बारे में बात कर रहा है। आरटीई 2009 किसकी वकालत करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा और एकीकृत यानी इंक्लूसिव, सेग्रेगेशन, मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेटेड। तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम मोटे मोटे तौर पे हम हिंदी में इसको सोल्व करते जाएंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है? तो देखिए, आपने अगर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि आरटीई 2009 और एनसीएफ ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं, और इवैल्यूएशन ये कुछ यूनिट सेलेक्टेड होती है जो हर बार आपको एग्जाम में मिलने वाली है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया आरटी 2009 से, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? देखिए, पृथक्करण सेग्रेगेशन तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी जो आपकी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसीज, ये सेग्रेगेशन यानी कि पृथक्करण को कभी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अलग अलग करने को कभी सपोर्ट नहीं। ये हमेशा कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाकर हमें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, सबको एक जैसा माहौल मिलना चाहिए, एक जैसा उनको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसा उनका स्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक तो मुख्यधारा शिक्षण है, ठीक है, एक क्या है, एकीकृत। तो इंटीग्रेटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? समावेशी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को हमेशा सपोर्ट करता है, समावेशी शिक्षा को। आरटीई 2009 क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा को हमें फॉलो करना है। यानी समावेशी शिक्षा मतलब क्या है कि सभी को एक समान शिक्षा देना, एक समान माहौल देना, एक समान वातावरण देना, एक जैसे अध्यापक देना, ठीक है, सभी का समान स्तर रखना और सभी को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि समावेशी शिक्षा आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये किसकी विचारधारा है? ठीक है, ये बात कर रहा है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, एक नियमित। यहाँ पर अगर आप सीडीपी का क्या खेल है कि अगर आप वर्ड को पकड़ गए ना, शब्द को पकड़ गए, तो आपको बिल्कुल इजीली आप एक बार में ही क्वेश्चन को पढ़ते ही सोल्व कर देंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एक नियमित विद्यालय, ठीक है, यानी एक जैसा विद्यालय होगा और एक जैसी ही शिक्षा होगी। तो ये किसके अंदर आता है? मुख्यधारा, विशेष शिक्षा, बहुल संस्कृति और समावेशी। आंसर सारे पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या है? जो कहता है कि एक विद्यालय हो और एक जैसी शिक्षा हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो क्या आ जाएगा? समावेशी शिक्षा। यहाँ भी क्या आंसर होगा आपका? समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या है कि सबको एक जैसा माहौल मिलना चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और एक ही विद्यालय में, यानी चाहे कोई दिव्यांग है, चाहे कोई प्रतिभाशाली है, चाहे कोई सृजनात्मक यानी क्रिएटिव है, और चाहे कोई सामान्य बालक है, ठीक है, औसत बच्चा है, तो भी उसको भी सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए, समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। चाहे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, चाहे कोई वेल इक्विप्ड है, लेकिन सबको एक जैसी ही शिक्षा देनी है। ठीक है, बात करते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो, सेंटेंस वर्ड को समझो। विशेष संस्कृति किसको बढ़ावा दे? विशेष संस्कृति को। ठीक है, तो विशेष को तो नहीं कहेगा, गलत है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के बीच में सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधताओं की अनदेखी हो। यहाँ पर वर्ड को पकड़ना है, अनदेखी, यानी उसको नेग्लेक्ट करना है, तो ये भी गलत है आंसर। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है और महत्व देती है, तो ये एक पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। गलत है ये। देखो, तुलना होनी चाहिए, कंपैरिजन होनी चाहिए परफॉर्मेंस टेस्ट से, लेकिन दोनों बच्चों के बीच में कंपैरिजन को बढ़ावा दे, ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर हो जाएगा, संप्रेषित करती है कि सभी संस्कृतियों को समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी जो आपका बहुआयामी सिद्धांत कहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बहुउद्देशीय शिक्षा होती है वो यही कहती है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए कि सभी संस्कृतियों को इसमें, या बहुमाध्यम शिक्षा जो होती है वो ये कहती है कि सभी संस्कृतियों को सम्मान होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी क्लास होती है उसके अंदर हर संस्कृति, हर कल्चर और हर स्टैंडर्ड के बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए और उनको क्या है, यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, जिसको मल्टी सोर्स कहते हैं, तो उनको मल्टी सोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो सबसे पहले गाइज सबसे बढ़िया क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होती है कि आप इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को डिलीट करते हुए चलें। तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, कब सीखते हैं? पहला, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बिल्कुल गलत है ये। क्यों? तथ्यों को याद करना यानी तथ्यों को रटना कहीं का भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, सबसे गलत माना जाता है। हमेशा अर्थपूर्ण अधिगम को मोटिवेट करना, ध्यान रखना है, तो रटना तो सबसे गलत है। नेक्स्ट, वे शामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे हुए उत्तरों की नकल करते हैं। तो क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है किसकी? जैसे टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया और उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, गलत है। उसमें वो खुद तो कुछ सीख ही नहीं रहा। वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। जहाँ भी आपको लगे कि स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो आपका स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है यानी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, वही आंसर हमेशा आपको टिक करके आना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। जब भी सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, बिल्कुल गलत है। टीचर को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। उनको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछने देना चाहिए, यानी स्वतंत्र एक तो माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। निर्देशित कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन उनकी इच्छाओं को नहीं दबा सकता। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको दबा नहीं सकता है, ठीक है। ये आंसर ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। देखो, हतोत्साहित वर्ड्स को समझ में आना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब क्या होता है? अगर आपको हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में देख सकते हैं। डिस्करेज करना, बिल्कुल गलत है। डिस्करेज नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड को समझ के चलना है। नेक्स्ट है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। हमेशा प्रश्न पूछने देना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख, ये दोनों में देख सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम, अब देखो सार्थक अधिगम हर बार रिपीट होता है, ठीक है। जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वहाँ से हमेशा एक बार क्वेश्चन आता है, तो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। अधिगम, सार्थक अधिगम क्या होता है, अधिगम के कितने पार्ट, मतलब कितने तरह की लर्निंग होती है, तो उसमें 3-4 तरह की लर्निंग बताई गई है। एक रटना अधिगम भी होता है जिसमें फैक्ट को याद करने के लिए कहा जाता है। एक अर्थपूर्ण अधिगम यानी मीनिंगफुल अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग होती है जिसमें बच्चों को खुद करके सीखने के लिए कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मीनिंगफुल लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए। बात करते हैं तो सबसे पहले अर्थपूर्ण अधिगम नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो अभ्यास और पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन से और प्रैक्टिस से तो होता ही है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, नहीं है, नेगेटिव छांटना है। पहले अंडरलाइन कर ले करो, जो नहीं है नहीं नेगेटिव छांटना है। तो ये तो होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो नहीं होगा। निर्देश और संचालन, ये भी होता है, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या है, टीचर आपको डायरेक्ट करता है, तो ये भी आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, ये भी क्या है, ये भी मोटिवेट करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कंठस्थीकरण स्मरण, यानी अर्थपूर्ण अधिगम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता कि कंठस्थ यानी रटना है या फैक्ट को रट लेना है, तो ये सबसे रॉन्ग आंसर है। तो रॉन्ग आंसर, नेगेटिव आंसर ये आपको छांटना था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंठस्थीकरण या स्मरण। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है कि नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, आप देखो प्रतिभाशाली से फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने आपको हर बार जो भी, अगर आपने सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें, या आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सीडीपी के और सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाया हुआ है, उनको ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि देखो वही के वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताए। मैंने आपको तब भी बताया था प्रतिभाशाली वाले से हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, प्रतिभाशाली से क्या पूछ रहा है, सिंपल है। अगर आपको पता होगा प्रतिभाशाली क्या विशेषता होती है, तो प्रतिभाशाली हमेशा क्या करता है, शीघ्रता से सीखता है और इंडिपेंडेंट रूप से सीखता है, स्वतंत्रता से सीखता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अधिगम अशक्तता, ठीक है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या कहती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी ये कहती है कि धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी है। क्रिएटिविटी क्या कहती है, क्रिएटिविटी हमेशा मूल जो ओरिजिनल सोर्स है उसके बारे में सोचने के लिए कहती है, ठीक है। तो मूल सोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कई बार बता दिया, क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार आएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली क्या होता है, जो खुद सीखता है, शीघ्रता से सीखता है और इंडिपेंडेंट सीखता है, ठीक है। अशक्तता यानी डिसेबिलिटी वाला बच्चा वो होता है जो जिसको या तो स्पीड से बोलने में कमी हो रही है या पढ़ने में कमी हो रही है एक तरह से। और सृजनात्मक क्रिएटिव होता है जो हमेशा ओरिजिनल सोर्स को सोचता है, ठीक है, यानी जो मूल संसाधन उसके बारे में सोचता है। और ADHD क्या है, ADHD होता है, ADHD सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ADHD क्यों है, क्योंकि ADHD का मतलब होता है जहाँ पर विचलित होता है बच्चा बहुत जल्दी, ठीक है, यानी उसका माइंड एक तरफ सेंटर नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे अभी कुछ पढ़ लिया, फिर आप 10 मिनट बाद कुछ सोच रहे हैं कि मैं अब कुछ और पढ़ लूँगा, फिर 10 मिनट बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर कहीं और ध्यान चला गया
कि खेलने जाना है, फिर 10 मिनट बाद कुछ और। तो इस तरह से यानी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सेंटर नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सेंटर नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, कि क्या करना है। तो जहाँ पर माइंड जो है बार बार मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, बार बार विचलित होता रहता है, तो उसको बोलते हैं ADHD। ADHD में कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी पढ़ के जानी है। अवधान, कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट, बच्चों की गलतियाँ। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, फिर से आ गया बच्चों की गलतियाँ। देखो बच्चों की गलतियाँ क्या बताती है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि हमें बार बार बच्चों को कहना है कि बार बार प्रैक्टिस करो और फिर वो खुद ही सुधर जाएगी। नहीं, ये आंसर इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट अगर वो खुद ही गलती करता रहेगा तो जरूरी नहीं कि वो सुधार ही ले, ठीक है। तो टीचर का भी इसमें रोल होता है। नेक्स्ट, अधिगम का एक भाग होता है और उन्हें इससे उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि आती है, ये सही है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, गलत। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितना लापरवाह, ये भी गलत है। सबसे पॉजिटिव आंसर क्या है कि अधिगम का एक पार्ट, देखो बच्चों की गलतियां हमेशा क्या सिखाती है, उनको एक इनसाइड लर्निंग देती है। मतलब कि जब बच्चा गलती करता है तो वो क्या है, वो सुधार की गुंजाइश देती है। जब खुद गलती करेगा, सुधार करेगा, तो टीचर उसको डायरेक्शन देता है, और इससे क्या होगा कि उसको इनसाइट क्रिएट होती है, यानी उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो गलती नहीं करेगा। जैसे कि अब हम करते हैं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें या कोई सपोज प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन अब आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, उनको आप क्या करेंगे, उनको आप नेक्स्ट टाइम आपको अगर उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहता है कि हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है, तो वापस आप उसको सही करेंगे अगली बार। तो ये क्या है, इनसाइट को क्रिएट करता है, अंतर्दृष्टि को क्रिएट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गलतियाँ होती हैं वो पॉजिटिविटी को दर्शाती है, ठीक है। तो और अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें बताया भी गया था कि बार बार जो मिस्टेक्स है, ठीक है, जो बार बार थॉर्नडाइक ने भी बताया था कि जब बार बार त्रुटि करता है, प्रयास और त्रुटि करता है तो सीखता है। तो ये उस सिद्धांत को फॉलो करती है। बात करते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन को। मूल्यांकन क्या होता है, अब देखो CCE से आएगा, मूल्यांकन से आता है, रचनात्मक से आएगा, ठीक है, योगात्मक से यानी फॉर्मेटिव से, समेटिव से, CCE से, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात बताई हुई है मैंने आपको। मूल्यांकन को पहला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, तो ये तो सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है शिक्षण केवल नंबरों के संदर्भ में, गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भाग होना चाहिए, हाँ सही है। वस्तुनिष्ठ में लिखे हुए कार्य पर आधारित होना चाहिए, भी गलत है, ठीक है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं। मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं असेसमेंट या इवेल्युएशन है, वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया का ही एक पार्ट है, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का ही क्या है, एक भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, ठीक है, अधिगम यानी कंस्ट्रक्टिव फ्रेम की कह रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच होती है उसके बारे में बात कर रहा है कि इसके अनुसार अधिगम क्या होता है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो बिल्कुल गलत है। अधिगम हमेशा एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, ठीक है, जानकारी के लिए अर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होने की क्रिया, ये भी ठीक है। सक्रिय और सामाजिक, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, ठीक है, जैसे पहले परिवार में सीखता है, फिर कक्षा के अंदर सीखता है, फिर उसके बाद अपने समवयस्क समूह में सीखता है। तो इस तरह से क्या है कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी बच्चे की नॉलेज जो है वो उसका निर्माण होता है कहाँ पर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो ये सक्रिय है, एक यानी खुद करके सीखता है, और सामाजिक प्रक्रिया यानी समाज के अंदर सीखता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है, निश्चिंत हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं, नेगेटिव आंसर है। उत्साह भंग हो जाता है, नेगेटिव आंसर है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, नेगेटिव आंसर है। सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित करते हैं, ठीक है, यानी जिस पर जब स्टूडेंट को, जब भी शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता पर विश्वास होता है तो क्या करता है, उसको और मोटिवेट करता है, और उनको मोटिवेट करना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12th की। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है, किसमें कह रहा है समस्या का समाधान करने में। तो पाठ्य पुस्तक में एक ही तरह के प्रश्न बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है, एक तरह की चीज़ कभी फॉलो नहीं होगी। और बुक्स क्या है, बुक सिर्फ हेल्प करती है, ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर सोल्व करते रहेंगे या नहीं, बुक सिर्फ रीडिंग में हेल्प करती है। तो ध्यान रखना, आपको इस तरह का ऑप्शन कभी टिक नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत है, नेगेटिव आंसर है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर मेन क्या है, वर्ड को निकाल लो। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, देखो यहाँ पर क्या है, समस्या समाधान। देखो समस्या समाधान की सबसे जो कहते हैं हम
स्टेप्स के अंदर, क्रम के अंदर क्या आता है कि जैसे एक कल्पना का निर्माण करवाते हैं। पहले समस्या की पहचान की जाती है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करवाई जाती है कि समस्या है क्या। फिर बाद में उसके ऊपर सोचने के लिए कहता है स्टूडेंट को, ठीक है, टीचर क्या कहता है, बच्चों को सोचने के लिए कहता है कि इसके क्या क्या ये प्रॉब्लम है वो किस तरह से सोल्व हो सकती है। तो पहले बच्चे खुद कल्पना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि टीचर क्या है, उनसे बहुत सारे ऑप्शंस लेता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्या समाधान हो सकते हैं, 5-10 भाई अपना अनुमान बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद उनके ऊपर विचार किया जाता है, एक योजना बनाकर फिर उसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये समस्या समाधान की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर कौन सा थर्ड ऑप्शन सही है कि बच्चा अनुमान लगातार बहुविकल्पी जो ऑप्शन है वो रखता है अपने पास, ठीक है। अनुमान लगातार बहुत सारे ऑप्शन अपने माइंड में रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल और प्रयास शामिल होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया कि 100 पहल यानी खुद जहाँ पर बच्चा है इनिशिएटिव लेता है और एफर्ट करता है, ठीक है। जहाँ पर हिंदी में कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इनिशिएटिव लेता है यानी पहल करता है और एफर्ट लगाता है। तो कौन सी होती है, निगमनात्मक बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें तो फॉर्मूले रटाए जाते हैं, ठीक है। परंपरागत भी नहीं है। अंतर व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंट्रापर्सनल होती ना, इंट्रापर्सनल या अंतरा व्यक्ति का आप कह सकते हैं। अंतरा व्यक्ति का मतलब होता है कि खुद को समझना, अपने भावों को समझना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने माइंड को समझना है, वो अंतरा पर्सनल होती है। लेकिन ये पे क्या कह रहा है, इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्ति। अंतर व्यक्ति मतलब होता है दूसरों को समझना, लेकिन ये कह रहा है कि खुद की पहल करना है, खुद के लिए पहल। तो खुद के लिए पहल क्या होती है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी जहाँ पर स्टूडेंट है सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, खुद करके सीखता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरह के जब भी आंसर आता है तो आपको ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि अंतर व्यक्तिक क्या होता है। अगर यह अंतरा व्यक्तिक होता तब ये इसका आंसर हो जाता, अंतरा व्यक्तिक, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं और फिर वो उस काम को छोड़ देते हैं। ये किस तरह का एक कोटेशन है, मतलब किस तरह से संबंधित है, संज्ञान और संवेग। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पहले वो परफॉर्म करते हैं और फिर वो महसूस कर रहे हैं, यानी क्या है, वो संवेग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। महसूस करना, अच्छा मानना, बुरा मानना, ये सब क्या है, इमोशन है, संवेग है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि संवेग तो अफेक्ट करेगा, संवेग एक ऑप्शन में रहेगा ही। एक तो संवेग अलग नहीं है, संवेग अलग है, तो 2 ऑप्शन तो ये हो गए। देखो यहाँ पर आनुवांशिक और पर्यावरण से महत्व नहीं रखता है, यहाँ पर इमोशन की बात हो रही है, तो संवेग तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। इस तरह से आप डिलीटिंग मेथड यूज़ करेंगे तो जल्दी से कर लेंगे, तो संवेग तो रहेगा ही। दूसरा, अब कोई काम कर रहे हैं उसको कर नहीं पा रहे, तो यानी संज्ञान का भी यूज़ हो रहा है। मानसिक जो हमारा मतलब मेंटल एबिलिटी है उसका भी यूज़ हो रहा है, तो संज्ञान का यूज़ और संवेग का। अब ये कह रहा है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। अलग नहीं है का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। यानी एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और ध्यान रखना हमेशा संज्ञान और संवेग रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड को समझना है आपको, संज्ञान और संवेग एक दूसरे को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। संज्ञान क्या है, मानसिक पक्षों से जुड़ा, और संवेग भी क्या है, कहीं ना कहीं इमोशंस जो हमारे वो हैं माइंड से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। हम क्योंकि अगर हमारा जैसे संवेगात्मक विकास अच्छा हो रहा है तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा ही होगा, अच्छे से हम सोच पाएंगे ऑप्शंस को, ठीक है। बात करते हैं कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा है कि सबसे पहला क्या है, परिवार। समाजीकरण का सबसे पहला माध्यम कौन सा होता है, परिवार होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे से हमेशा क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग से आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, कोहलबर्ग और एक पियाजे, ठीक है, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये तो कंफर्म है, ठीक है। एरिक एरिक्सन, स्कीनर, पेवलव, ये कंफर्म है ये क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है। और इन सभी के रिवीजन वीडियो मैंने करवाए हुए हैं, चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक सभी वीडियोज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है, टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। टारगेट रीड, ठीक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो जीन पियाजे का सिद्धांत प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बिल्कुल गलत, ठीक है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है और वयस्कों से गुणात्मक। अब देखो यहाँ पर वयस्कों से भिन्न होती है तो सिंपल सा आंसर है,
तो ये तो नहीं होगी। इन दोनों में से आता है कि भिन्न तो होती है, लेकिन कैसे भिन्न होती है, मात्रात्मक या गुणात्मक। यहाँ पर आपको वर्ड को समझना है। मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में, तो यानी कि नंबर्स में बड़ी होती है। नहीं, बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी लेवल है यानी परिपक्वता है, ठीक है, क्या है, परिपक्वता। बच्चों के अंदर परिपक्वता कम होती है और वयस्कों में परिपक्वता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ये दोनों भिन्न होते हैं। वयस्कों की परिपक्वता अलग होती है और बच्चों की परिपक्वता अलग होती है। तो मैच्योरिटी में डिफरेंस होता है, उनकी सोच में, समझ में, ठीक है, उनकी एक्टिविटी में डिफरेंस होता है। तो ये सब क्या है, गुणात्मक रूप से अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये। तो जीन पैजे से 101% क्वेश्चन आएगा, जेडपीडी से 100% क्वेश्चन आएगा, कोलबर्ग से 100% आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। अब देखो, विकास के अंदर सिंपल है, अगर डेवलपमेंट विकास की बात हो रही है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि सभी पक्षों को ऐड करता है, ठीक है, किसको ऐड करता है, सभी पक्षों को, यानी इसके अंदर शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा और संवेगात्मक भी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो सभी पक्षों को ऐड करता है। बुद्धि, ये अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि के बारे में, अब देखो बुद्धि में मैंने आपको बताया था, बुद्धि में क्या है कि बाकी जितने भी फैक्ट होते हैं ना वो आपको पढ़ के जानने हैं, ठीक है, फैक्ट्स तो सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन गार्डनर की जो थ्योरी होती है, गार्डनर का बहुआयामी बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, वो आपको जरूर पढ़ना है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। बुद्धि आयाम के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। तो ये अनुभव तो है ही, लेकिन फिर वांछिकी भी डिपेंड करती है, तो ये तो इसका सही नहीं है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी है जिससे कि स्मरण और तर्क वगैरह शामिल होती है, तो ये केवल अनुवांशिकी भी नहीं है, ठीक है। बुद्धि एक्चुअल में क्या होती है, बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है। सबसे सही अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो बुद्धि जो होती है ना वो हमेशा बहुआयामी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब कोई क्वेश्चन है, हमारे पास कोई सिचुएशन आती है, तो हमारी सबकी अलग अलग थिंकिंग है और अलग अलग माइंडसेट हमारा अलग अलग सिचुएशन के अंदर काम करता है, ठीक है। जैसे अभी आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो अभी आप एक अलग माइंडसेट के साथ सोल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में पेपर में बैठेंगे वहाँ पर आपका जो मानसिक स्थिति है वो अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर एक माइंडसेट अलग होता है, आप अपने एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, ठीक है, वहाँ की सिचुएशन अलग होती है, तो उसके हिसाब से आपका रिएक्शन भी अलग होता है। तो ध्यान रखना है कि बुद्धि हमेशा क्या है, बहुआयामी होती है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यता होती है। बिल्कुल सही है, यानी जो जब मेजरमेंट होता है ना बुद्धि का, तो हर बार अलग अलग ही रिजल्ट निकल के आता है, तो आप उसकी सारी जो बुद्धि होती है हमारी उनको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे सही आंसर यही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। अब सिंपल है, प्रगतिशील से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो प्रगतिशील क्या कहती है, छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट, खाली स्लेट, ये भी हो सकता है। सक्रिय अन्वेषक, ये भी है, और निष्क्रिय तो बिल्कुल गलत है। सबसे बेस्ट आंसर क्या है कि सक्रिय अन्वेषक है, यानी प्रगतिशील शिक्षा हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को हमेशा खोज प्रवृत्ति रखनी चाहिए, यानी खुद करके सीखना चाहिए, ठीक है, स्वयं कार्य करने की उसके अंदर योग्यता डेवलप होनी चाहिए। तो इसमें सक्रिय अन्वेषक है, यानी खुद खोज करके सीखेगा। तो प्रगतिशील शिक्षा हमेशा लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करती है। लेव वाइगोत्स्की, अब देखो वाइगोत्स्की आ गया, जेडपीडी आ गया, ये क्लियर है आपका। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, गलत। हमेशा वाइगोत्स्की जेडपीडी ने क्या बताया था कि बच्चे जो है अपने वयस्कों से सीखते हैं, ठीक है, अपने से बड़ों से सीखते हैं, जिसमें वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या अपने समवयस्क समूह में जो अपने से बड़े होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जेडपीडी पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी है तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। जेडपीडी पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, कोलबर्ग पे भी बनाई हुई है, एरिक एरिक्सन पे भी बनाई हुई है, तो वहीं से एज इट इज क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो व्यक्तिगत है, नहीं। निष्क्रिय है, बिल्कुल गलत। अनुबंधित है, और सामाजिक है, तो सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि समाज से सीख रहा है, यानी कभी टीचर से सीखता है या अपने किसी बड़े से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, तो ये सामाजिक गतिविधि है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक है, ठीक है। पूर्व क्रियात्मक का मतलब अगर हिंदी में नहीं होता तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो ये पियाजे की स्टेजेस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में क्या बताया था, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस की क्या विशेषता होती है, लक्ष्य निर्देशित तो कभी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा डायरेक्शन लेस ही होता है इसके अंदर। विलंबित है, नहीं, ठीक है। वर्तुल प्रक्रिया, नहीं। इसमें क्या होता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, ठीक है, यानी इर्रिवर्सिबल, यानी इसमें क्या होता है कि जब प्री ऑपरेशनल होती है ना, तो उसमें क्या है कि बच्चा जो पीछे के जो फैक्ट हैं, ठीक है, यानी जो पिछले फैक्ट्स होते हैं, जैसे लास्ट कक्षा में उसको क्या पढ़ाया था, पिछले फैक्ट्स जो होते हैं उनको याद नहीं रख पाता, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, विचारों के अनुत्क्रमणीयता की विशेषता होती है, यानी पिछले फैक्ट याद नहीं रखते हैं। हर
अलग सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है। कब, प्री ऑपरेशनल में, आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेशनल में तो क्या है कि उसके अंदर एक सिस्टम आ जाता है, सिस्टमेटिक होता है कि मतलब जो पहले जो चीज़ें की है, जिस तरह के क्वेश्चन उसने सोल्व किए हैं, जिस तरह की सिचुएशन में वो रहा है, वो सब वो उसको याद रहती है। बात करते हैं बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा या सीखने के लिए केवल अनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित गलत। जहाँ पर केवल आ गया ना, वहाँ तो गलत ही गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करता है, कुछ सीखने की बात करता है, लर्निंग की बात करता है, तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही जो है फैक्टर, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। तो केवल एक चीज़ इसमें फैक्टर नहीं जोड़ी जा सकती है, अनुवांशिकता भी होती है और वातावरण भी होता है, दोनों को शामिल करना है। तो अभिप्रेरणा केवल वाला है तो गलत है, ठीक है, केवल वाला आंसर गलत है इसमें। केवल की बात कर रहा है तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा को निर्धारित और सीमित करती है, नहीं, गलत है। अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें दंडित करना होता है, बिल्कुल गलत है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चालक विकास की दर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी होती है। तो विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये कि विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो शीर्षगामी और ये होता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। हमेशा इसमें क्या होता है कि जब भी मोटर डेवलपमेंट, अब जैसे स्थूल वगैरह को आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे स्थूल वगैरह को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करना है, चालक विकास का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालक विकास का क्रम का मतलब है मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट हमेशा क्या सपोर्ट करती है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है पेशियों से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, हमारी पेशियों से जुड़ी हुई चीज़ें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पेशियाँ हमेशा कहाँ से कहाँ तक ग्रो करती हैं, हमेशा इसमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती हैं, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पहले जैसे अगर कहते हैं कि पेंसिल को पकड़ रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट, तो क्या करता है कि पहले पूरे हाथ से वो पेंसिल को पकड़ता है और बाद में अपनी जो उंगलियों से फिर पेंसिल को पकड़ना, लिखना चालू करता है। तो ये इसका एक उदाहरण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्थूल से नहीं, सेकंड हो जाएगा इसका, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से पूछा गया है, बाल विकास के जो सिद्धांत है, मैंने आपको बताया था ना 8 से 10 सिद्धांत होते हैं, उनमें से एक पूछा जा रहा है, तो वही पूछा गया है। तो गाइज़ अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो अब भी देख लीजिए, क्योंकि आपके पास जितना भी टाइम है उसमें अगर आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो सिंपल है, जहाँ पर वयस्कता के पहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडल्टहुड की बात करते हो, किशोर अवस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, तो किशोर अवस्था आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे फिर से आ गया, प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशन की बात करता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में दूसरों का अवलोकन करते हुए सीखते हैं, नहीं। जीन पियाजे ने तो क्या बताया था कि खुद का निर्माण खुद करते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर लग रहा है, सावधानीपूर्वक नियंत्रित करता है, अनुबंधित भी नहीं होगा, पुरस्कार दंड से चलता है, नहीं होगा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, ये सबसे सही आंसर है, क्योंकि जीन पियाजे हमेशा क्या करता है कि खुद करके सीखते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सक्रिय रूप से संचरित करते हैं और दुनिया में जो भी व्यवहार कौशल वो करते हैं उसका अन्वेषण करते हैं, यानी जैसे जैसे वो बड़े होते हैं स्किल्स को डेवलप करते जाते हैं, खुद करके सीखते रहते हैं। तो ध्यान रखना, जीन पियाजे जहाँ भी आकर वहाँ पर हमेशा सक्रिय निर्माण की बात करता है, ज्ञान के सक्रिय रूप की बात करता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा, देखो फिर से वाइगोत्स्की आ गया इसमें। तो मौखिक संवाद यानी जो खुद से बात करता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे जो खुद से इंटरेक्शन करते हैं, मैंने बताया भी हुआ है आपको, खुद से जो इंटरेक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खिलौने ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियाँ, रंग विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना। जैसे आप समझ लो यहाँ पर जैसे गर्ल्स के लिए क्या है, अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं तो गर्ल्स के लिए अगर आप कहेंगे तो वो सबसे पहले फ्रॉक दिखाते हैं आपको, तो ये क्या, ये माइंड सेट है, कैसा है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। इस तरह से आप इसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहनावे की वस्तु हो गई, या जैसे गर्ल्स के लिए अलग तरह का खिलौना लाना है, ठीक है, या घरेलू सामग्री जैसे लड़कियों को खाना बनाने के लिए कहा जाता है, तो ये क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है।
एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसको क्या करना चाहिए, अपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देखना है कि यानी स्टूडेंट कुछ सीख के जा रहा है अगर क्लास से, तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसे शामिल करके संचय करना चाहिए। यानी क्लासरूम में जो पहले वो सीख के आया है उसको हमेशा शामिल करना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसकी संस्कृति को शामिल करना है, ठीक है, या उसके वातावरण को शामिल करना है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है जो हिंज की दवाई, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया, कोलबर्ग से आया है ये, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ भी मैंने आपको बता दिया था कि 101% कोलबर्ग की स्टेजेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी मतलब क्या मानता है कि अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अगर वो दवाई की चोरी कर रहा है तो गलत है और वो पकड़ा जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये किस तरह की अवस्था है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी बच्चे के सामने इस तरह का एग्जाम्पल रखते तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कहेगा कि मतलब क्या है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, ठीक है, और उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये किस तरह का माइंडसेट है, ये वहाँ पर क्या है, दंड और आज्ञा पालन है, क्योंकि वो उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं, वो उसको डर के से डील कर रहा है, ठीक है। यानी क्या है, वो पकड़ा जाएगा और उसको जेल भेज देगी, क्या है, डर के साथ डील कर रहा है, यानी उसको दंड मिलेगा और आज्ञा पालन है, ये वाली स्टेजेस आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कोलबर्ग की स्टेजेस को अच्छे से पढ़ना है, पियाजे को अच्छे से पढ़ना है, जेडपीडी वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ना है, और आपको एरिक एरिक्सन ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ सीटेट के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, राजस्थान जीके के लिए, ठीक है, और आपका टारगेट रीड से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। सभी की प्लेलिस्ट आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही साथ सभी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम और 30 क्वेश्चन आपके कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।